नमस्कार। बिहार के कोसी नदी बेसिन की जो खौफनाक सच्चाई है ना, उसे समझने के लिए हमें 1954 के एक क्लासिक हिंदी उपन्यास के पन्नों को पलटना होगा। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधे इस जमीनी हकीकत की गहराई में उतरते हैं। गरीबी, बीमारी, भुखमरी, अज्ञानता और सिस्टम की नाकामी, ये शब्द 1954 में फणेश्वर नाथ रेणु जी के मशहूर उपन्यास मैला आंचल के एक काल्पनिक गांव का वर्णन करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये पंक्तियां भले ही 1954 की एक कहानी का हिस्सा हों, पर आज भी बिल्कुल इसी वक्त कोसी नदी के तटबंधों के बीच जीने को मजबूर लाखों लोगों की एकदम सटीक और दर्दनाक तस्वीर पेश करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मुद्दे की जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। और इस तबाही को गहराई से समझने के लिए एक बेचैन नदी का भूगोल समझना बहुत जरूरी है। 120 किलोमीटर, ये वाकई में कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। अगर इतिहास देखें तो पिछले 250 सालों में कोसी नदी ने अपना रास्ता लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम की तरफ बदल लिया है। इस नदी का इस तरह लगातार अपनी दिशा बदलते रहना ही इसकी सबसे बड़ी और खतरनाक खासियत है। आखिर ये नदी इतनी बेचैन क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। कोसी नदी तिब्बत और नेपाल के लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर इलाके से बहती हुई आती है और अपने साथ हर साल करीब 10 करोड़ क्यूबिक मीटर गाद यानी सेडिमेंट बहाकर लाती है। ऊपर से हिमालय का ये हिस्सा हर साल 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। अब होता क्या है, जैसे ही ये नदी पहाड़ों से तेजी से मैदानों में आती है, ढलान अचानक कम हो जाती है, पानी की रफ्तार धीमी पड़ती है और वो सारा गाद वहीं जमा होने लगता है। नतीजा, नदी का तल ऊंचा हो जाता है और पानी मजबूरन अपना रास्ता बदलकर निचले इलाकों की तरफ भागने लगता है। नदी के इस बदलते रास्ते का सबसे भयानक अंजाम देखा गया 2008 की उस खौफनाक त्रासदी में। ये पूरी तबाही आखिर शुरू कैसे हुई? इसका घटनाक्रम वाकई में ध्यान देने लायक है। कोसी डैम के इंजीनियरों ने आने वाले खतरे को भांप लिया था और बार बार चेतावनी वाले फैक्स भेजे थे। पर हैरानी की बात यह है कि जो अधिकारी इन पर एक्शन ले सकते थे वो छुट्टी पर थे और उन चेतावनियों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। इस भारी प्रशासनिक चूक का अंजाम ये हुआ कि 18 अगस्त 2008 को कुसाहा में कोसी का तटबंध अचानक टूट गया और देखते ही देखते 3,675 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की भारी रफ्तार से पानी सीधे गांव में जा घुसा। और इस एक चूक ने पूरे 30 लाख लोगों की जिंदगी पलट कर रख दी। 30 लाख लोग, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने सारे लोग रातों रात बेघर हो गए। हालात इतने बदतर थे कि जिंदा रहने के लिए लोगों को कच्चा चावल खाना पड़ा और गंदा प्रदूषित पानी पीना पड़ा। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था। तो यहाँ सवाल उठता है उस सिस्टम पर जिसे हम तटबंधों का जाल कह सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि अगर इस नदी का भूवैज्ञानिक स्वभाव ही यही है कि वो बार बार अपनी दिशा बदलेगी, तो फिर लाखों लोगों को ठीक उसके रास्ते के बीच में क्यों फंसाया गया? 1950 के दशक में कोसी को एक कृत्रिम चैनल या तटबंधों में कैद करने का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, क्या वो प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ नहीं था? शुरू में तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया था कि नदी को किनारों के बीच बांधकर खेती की जमीन और इंसानों की जान बचाई जाएगी। पर जमीनी हकीकत क्या है? ये तटबंध अब तक कम से कम 8 बार टूट चुके हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि लोगों को सुरक्षित रखने के बजाय इन ढांचों ने उन्हें एक बेहद खतरनाक बाढ़ क्षेत्र के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया है। आइए अब देखते हैं कि पानी और इन तटबंधों के बीच फंसा हुआ आम जीवन आखिर कैसा होता है। यहाँ रहने वालों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी किसी कठोर परीक्षा से कम नहीं है। एक ऐसी साइकिल जो कभी खत्म ही नहीं होती। मॉनसून के दौरान लगभग 3 महीने तक पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा रहता है। लोग अपने ही गांवों में पूरी तरह से फंस जाते हैं और जब पानी उतरता है तो बचे हुए 9 महीने निकल जाते हैं अपने ही खेतों से गाद हटाने और दोबारा बसने के लिए बांस की अस्थायी झोपड़ियां खड़ी करने में। ये एक थका देने वाला, कभी न रुकने वाला सिलसिला है। स्थानीय निवासी प्रियंका देवी का एक कथन इस रोज की कश्मकश को बहुत अच्छे से जाहिर करता है। वो बताती हैं कि सिर्फ घर का बुनियादी राशन खरीदने या किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कभी-कभी नाव से पूरे 5 घंटे लग जाते हैं।
बुनियादी ढांचे का नामो निशान नहीं है और लोग अपनी जान हथेली पर रखकर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बिना रजिस्ट्रेशन वाली नावों पर निर्भर हैं। और अगर ऐसा लगता है कि हालात यहीं तक खराब हैं, तो एक सच्चाई और जान लेनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में ये गांव देश के बाकी हिस्सों से कम 40 साल पीछे चल रहे हैं। यहाँ की साक्षरता दर आज भी 1951 के राष्ट्रीय औसत के आसपास ही अटकी हुई है। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और इन सबके बीच सबसे बड़ी विडंबना तो करों के ढांचे को देखकर समझ आती है। इन तटबंधों के बीच फंसकर रहने वाले किसानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि विकास के नाम पर 145% का एक्स्ट्रा सेस यानी उपकर चुकाना पड़ता है। ये कितनी अजीब बात है कि जिस इलाके में ये बुनियादी सेवाएं पूरी तरह से नदारद हैं, वहाँ इन चीज़ों के लिए इतना भारी टैक्स वसूलना प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब हम वापस लौटते हैं वहीं जहां से हमने इस विश्लेषण की शुरुआत की थी, एक उपन्यास जैसी हकीकत पर। आधिकारिक तौर पर वादे तो बहुत लंबे चौड़े थे। नौकरियां दी जाएंगी, पक्की जमीन मिलेगी और 1 लाख सुरक्षित घर बनवाए जाएंगे। लेकिन जमीन पर असल में क्या हुआ? लोगों का पूरी तरह से आर्थिक विस्थापन हो गया। पैसों और रोजगार की कमी के वजह से युवाओं को भारी संख्या में पलायन करना पड़ा और 2014 तक आते आते सिर्फ 12,500 घर ही बन पाए थे। पुनर्वास की ये सच्चाई वादों से कोसों दूर रह गई। डुमरिया गांव के विंदेश्वर यादव के कहे हुए शब्द सीधे दिल पर वार करते हैं। वो कहते हैं, कोसी के लोगों का जीवन पशुओं से भी बदतर है, पर क्या करें, जीना मरना सब यहीं पर है। ये बात पूरी तरह से साबित करती है कि मैला आंचल के वो काल्पनिक संघर्ष आज भी इन भूले बिसरे नागरिकों की एक दर्दनाक और दैनिक वास्तविकता बने हुए हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई इसे प्रगति कहा जा सकता है? जब आधुनिक प्रशासनिक समाधानों का अंजाम ये हो कि लाखों लोगों को एक ऐसी वास्तविकता में जीने के लिए छोड़ दिया जाए जिसे 1954 के एक दुखद उपन्यास से अलग ना किया जा सके। इसी अहम सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस गंभीर मुद्दे को गहराई से समझने के लिए, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।